हेलो टू ऑल नर्सिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए फिर से जीएमसीएच के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज लेके आई हूँ। तो वीडियो में ज़रूर से लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा एग्ज़ाम 29 जून 2025 को होने वाला है। तो उससे पहले जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम जो परफॉर्म कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतने कम होते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि पिछले वाले जो एग्जाम पेपर हुए हैं उनमें से इस बार क्या आ जाए। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, जरूर देखिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हम आज बहुत ही अच्छा सेशन डील करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले उसके लिए मैं बता दूं कि हो सकता है कुछ बच्चे आप में से बिहार सीएचओ की प्रैक्टिस कर रहे हो या पेपर देने वाले हो, तो उसके लिए जीडीसी नर्सिंग क्लासेस आपके लिए लेके आया है बिहार सीएचओ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको 8000 प्लस एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। अभी फिलहाल ऑफर में आपको ये 49 रुपीज में मिल जाएगा, लेकिन इसका अगर ऑफर खत्म होने से पहले आप ले लीजिए, नहीं तो ये 499 का आपको मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बताऊं तो इसके लिए आपको सबसे पहले जीडीसी नर्सिंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, जो कि है 10 रुपीज चार्ज, प्लस आपको मिल जाएगी लाइफ टाइम वैलिडिटी इसकी, और आपको डेली हर दिन क्विज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक और प्लस पॉइंट मिल जाएगा कि आप अगर तैयारी कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपको क्विज करने का भी डेली मौका मिल सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने टारगेट की तरफ। आज का हमारा टारगेट होने वाला है जीएमसीएच प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस बार हमें देखने को मिल सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा गया है ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंटेबल हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एक्सेप्ट, यानी कि यहाँ पे सारे के सारे कौन से हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है जो प्रिवेंटेबल है, लेकिन किसी एक को छोड़ के, तो वो कौन सा हो सकता है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए यहाँ पे वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, यानी कि वैप की बात यहाँ पे हो रही है कि जब कोई पेशेंट हमारा वेंटिलेटर पे होता है तो उसको क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन के रूप में क्या देखने को मिलता है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक बड़ा जो आईसीयू के पेशेंट्स होते हैं, जो वेंटिलेटेड पेशेंट होते हैं, उनमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि जब किसी पेशेंट को हम क्या करते हैं, यूरिनरी कैथेटर लगाते हैं, तो अगर उसकी केयर अच्छे से ना की जाए तो हमें यहाँ पे इन्फेक्शन देखने को मिलता है, और उसको हम बोलते हैं कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि कॉटी हम उसको बोलते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे मैं बता दूं जितने भी आईसीयू में स्टाफ काम करते हैं उनकी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वे पूरा कॉटी वाला जो हमारा फॉर्म होता है, केयर होता है, उसको परफॉर्म करे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका आता है कैनुला एसोसिएटेड थ्रोम्बोफिब्रिलाइटिस। जब हम किसी पेशेंट को कैनुला इंसर्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पे थ्रोम्बोफिब्रिलाइटिस बन जाता है अगर उसको टाइमली चेंज ना किया जाए तो, यानी कि जब आपका, हमें पता है कि हमारा जो पेशेंट है उसका 72 या 92 आवर्स तक हमारा कैनुला जो है उस बीच रिप्लेस हो जाना चाहिए, यानी कि उसकी जो कैनुला साइट है वो चेंज हो जानी चाहिए। लेकिन हॉस्पिटल सेटिंग में क्या होता है कि जो कैनुला है वो चलता ही चला जाता है जब तक कि वहां पे थ्रोम्बोफिब्रिलाइटिस ना बन जाए। ठीक है, अगर आपको थ्रोम्बोफिब्रिलाइटिस का वीआईपी स्कोरिंग पढ़ना है तो ऑलरेडी मैं उस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ। प्रॉपर टेबल फॉर्म में मैंने स्कोर, सिम्टम्स और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ नर्स, वो सारा कुछ मैंने डिस्कस किया है, तो वीडियो में जाके जरूर आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ड्रग एसोसिएटेड टॉक्सिसिटी, यानी कि जो ड्रग से टॉक्सिसिटी होए वो। तो मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे सारे के सारे ये तीनों के तीनों ऐसे इन्फेक्शन है जो कहाँ से हमें लग जाते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। लेकिन एक जो हमारा यहाँ पे सवाल यही है कि जो नहीं है, तो वो है हमारा ड्रग टॉक्सिसिटी
जो हमारा एसोसिएटेड टॉक्सिसिटी ऑप्शन है वो सही है। यहाँ पे ये तीनों के तीनों ऐसे ऑप्शन है जो किसी केयरलेसनेस के वजह से ही हमें देखने को मिलते हैं हॉस्पिटल सेटिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा डी विल बी करेक्ट, कि हमारा ड्रग एसोसिएटेड टॉक्सिसिटी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ डायरेक्ट कोज ऑफ बैड सोर इन पेशेंट, यानी कि इन सब में से कौन सा ऐसा हमारा ऑप्शन नहीं है जो डायरेक्ट कॉज बनता है बैड सोर का या प्रेशर सोर का। ज्यादातर देखने को मिलता है जब हमारा हॉस्पिटल सेटिंग में क्या होता है, आईसीयू वाले पेशेंट होते हैं। जो आईसीयू वाले पेशेंट होते हैं वो क्या होते हैं, बेड रिडन होते हैं, ठीक है। बेड रिडन पेशेंट अगर मान लो तो हमारा बेड रिडन पेशेंट क्या होगा, वो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं कर पाता है, ठीक है, अपने आप से। तो ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है एक पूरे एरिया पे, ठीक है। प्रेशर जो है वो इंक्रीज प्रेशर होता है ऑन अ स्पेसिफिक एरिया, ठीक है, जिसके वजह से हमारा जो एरिया है उस पर प्रेशर होएगा, ब्लड का सर्कुलेशन क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। ब्लड का सर्कुलेशन कम होने के वजह से जो वो एरिया है वहां पे आपका जो स्किन इंटीग्रिटी है उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जिसके वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, बेड सोर देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारा नहीं हो सकता है, किसके लिए जो डायरेक्ट कोज नहीं बन सकता है बेड सोर का। यह है कि ड्रग रिएक्शन, कि किसी ड्रग रिएक्शन के होने के वजह से आपको बेड सोर हो सकता है क्या, या फिर प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग एंड लाइंग इन अ सेम सिचुएशन, आप बैठे हो किसी भी एक ही पोजीशन में या लेटे हो बहुत टाइम से एक ही पोजीशन में, तो क्या वो कारण बन सकता है, या पुअर सर्कुलेशन इन द अफेक्टेड पार्ट, या किसी एक ऐसा पार्ट बॉडी का जिसमें क्या हो रहा है, पुअर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है। या हमारा होता है कांस्टेंट प्रेशर अगेंस्ट पर्टिकुलर पार्ट, यानी कि हमारा जो एक पर्टिकुलर पार्ट है उसके अगेंस्ट क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर बना हुआ है। तो यहाँ पे हमें पता है कि जब भी हमारा बेड सोर होता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ कुछ ही कारण होते हैं कि या तो पेशेंट बेड रिडन है, प्रेशर उसका जो एक ही पार्ट पे अगेंस्ट दूसरे पार्ट के थ्रू लग रहा है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है, प्लस कांस्टेंट प्रेशर वहां पे हो रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारे तीनों ऑप्शन है ये क्या बनते हैं, डायरेक्ट कॉज बनते हैं किसका, बेड सोर का, ठीक है। किसके कॉज बनते हैं, बेड सोर का। तो हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन ड्रग रिएक्शन है वो क्या होता है, वो एक ऐसा ऑप्शन है जो नहीं बनता है डायरेक्ट कॉज किसका, बेड सोर का, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है दैट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट मेजर इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इनमें से आपसे पूछा गया है कि कौन सा मेजर इलेक्ट्रोलाइट है जो क्या नहीं है, इंट्रासेलुलर नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मान लो ये हमारी क्या है, ब्लड वेन है, ठीक है, और ये हमारे क्या है, सेल्स है, ठीक है, यहाँ पे सेल्स है। तो अगर बात की जाए वेन में, तो वेन में हमें ज्यादातर क्या देखने को मिलता है, सोडियम देखने को मिलता है, सोडियम इंट्रावेनस में मिलता है, और पोटेशियम, फास्फोरस, ठीक है, और हमारा क्या, फोस्फेट, ठीक है, ये सारी चीजें कहाँ पे, और मैग्नीशियम कहाँ पे देखने को मिलता है, इंट्रासेलुलर देखने को मिलता है। तो यही बात पूछा गया है कि हमारा ऐसा कौन सा ऑप्शन है या कौन सा पॉइंट है जो क्या नहीं है, इंट्रासेलुलर नहीं है। तो पोटेशियम, मैग्नीशियम, फोस्फोरस एंड फोस्फेट जो है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, इंट्रासेलुलर में देखने को मिलते हैं, ठीक है, इंट्रासेलुलर में देखने को मिलते हैं। और जो हमारा सोडियम है वो कहाँ पे, इंट्रावेनस में देखने को मिलता है, ठीक है। वहां पे वो क्या करता है, ये सारे हमारे इलेक्ट्रोलाइट है ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को होल्ड करते हैं किसमें, सेल्स में, और ये किसमें करता है, वेन्स में, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है दैट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाइपरवोलेमिया कैन रिजल्ट,
यानी कि हाइपरवोलेमिया कैन रिजल्ट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि हाइपरवोलेमिया हो सकता है कि सबके साथ, सब रीजन हो सकते हैं किसी एक को छोड़ के। तो अर्ली रीनल फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या डायरिया या एक्सेसिव सोडियम इंजेक्शन। तो हमें पता है कि अगर किसी को क्या होता है, रीनल फेलियर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी को सीकेडी है या एक्यूट किडनी डिजीज है, ठीक है, या अर्ली रीनल फेलियर है, कुछ भी है, तो यहाँ पे आपका क्या है, आपके जो नेफ्रॉन है वो अफेक्ट होते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, जिसका फंक्शन होता है यूरिन फॉर्मेशन का, ठीक है। यूरिन फॉर्म हमारा कहाँ होता है, नेफ्रॉन में होता है, ठीक है। अब किसी का कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, ऑब्वियसली हमारा क्या होता है, जो बॉडी का फ्लूइड है उस पर अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। वही एक्सेसिव सोडियम इंजेक्शन हमारी बॉडी में, यानी कि अगर हमारी बॉडी में इंक्रीज सोडियम होता है तो हमारी बॉडी में डायरेक्टली क्या होगा, जो फ्लूइड है वो भी इंक्रीज होगा। बॉडी में फ्लूइड ज्यादा, मतलब सोडियम ज्यादा तो फ्लूइड ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए हमारा ऑप्शन डायरिया, तो डायरिया में वोलेमिया, हाइपरवोलेमिया का कोई मतलब नहीं होता है, तो ऑप्शन हमारा क्या है, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नर्सिंग मेडिकेशन एरर मस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन हॉस्पिटल आर, यानी कि ज्यादातर जो नर्सिंग मेडिकेशन एरर है वो कौन सा देखने को मिलता है हॉस्पिटल्स में। तो यहाँ पे आपको दिया गया है एरर रिलेटेड टू रॉन्ग डोज एंड इन्फ्यूजन रेट, यानी कि आपसे क्या हो जाए, एरर हो जाए रॉन्ग डोज देने में या इन्फ्यूजन रेट को मेंटेन करने में, ठीक है। या फिर एरर रिलेटेड टू रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट, कि आप पेशेंट को आइडेंटिफाई ना कर पाओ, सही पेशेंट को, कि किसको कौन सी दवाई जानी है और आपने किसी और पेशेंट को दे दिया, ऐसा वाला। या एरर रिलेटेड टू रॉन्ग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि आपको ये पता है कि आपको कौन से रूट से कौन सा मेडिकेशन देना है, लेकिन आपने वो गलती कर दी, IM देना है, IV देना है। बहुत सारे इंजेक्शन होते हैं जो IV IM दोनों जाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि क्या हो जाए कि आपको क्या करना था, IV देना था और आपने क्या कर दिया, कुछ और दे दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन है। या फिर एरर रिलेटेड टू रॉन्ग ड्रग बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड, यानी कि ऐसा वाला एरर कि जब आपको कुछ और ड्रग देने के लिए बोला और आपने कुछ और दे दिया, यानी कि आपको नॉर्मल सलाइन चढ़ाने को बोला, आपने RL लगा दिया, ऐसा वाला, ठीक है। तो ये है हमारे कुछ एरर और इनमें से हमें बताना है कि कौन सा एरर ज्यादातर हमें हॉस्पिटल सेटिंग में देखने को मिलता है। तो मैं आपको बताऊं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ रॉन्ग पेशेंट ये तो बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि आपके पास जनरली आपको सारे पेशेंट के नाम पता होते हैं और आप जब भी क्या करते हो, मेडिकेशन देते हो, तो उससे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप पेशेंट से क्या कर लो, उसका नाम जो है वो क्रॉस चेक कर लो, उसकी ID एक बार क्रॉस चेक कर लो, क्योंकि एक नाम के बहुत सारे पेशेंट हो सकते हैं, लेकिन जनरली आप क्या करते हो, एक बार रीचेक जरूर करते हो। तो ये वाला जो होता है ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। और रॉन्ग रूट से देना ये भी एक गलत ऑप्शन माना जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे ड्रग होते हैं जो क्या से आप IM भी दे सकते हो और IV दे सकते हो। लाइक डिक्लोफेनेक है हमारा, वो हम IV भी दे सकते हैं और IM भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि आपने क्या दे दिया, रॉन्ग ड्रग एडमिनिस्टर कर दिया, ये तो गलत है, क्योंकि अगर आप मान लो कि किसी ने लेसिक्स देने को बोला और आपने ट्रानेक्सा दे दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, जो ज्यादातर डोज देखने को मिलता है वो हमें डोज रिलेटेड एरर देखने को मिलता है, क्योंकि जब अगर मान लो जो प्रेस्क्रिप्शन है उसको डोज को कैलकुलेट करने में कभी कभी एरर हो जाता है, या इन्फ्यूजन रेट का जो हमें जिस रेट से मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी है उसको मेंटेन करने में कभी कभी एरर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट होगा कि एरर रिलेटेड टू रॉन्ग डोज एंड इन्फ्यूजन रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो मोस्ट of medication error occur because of flow at which stage, यानी कि ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें ज्यादातर आपको
एरर देखने को मिलता है। तो प्रेस्क्राइबिंग यानी कि जब आपको प्रेस्क्रिप्शन मिले, डॉक्टर आपको क्या करे, प्रेस्क्राइब करे मेडिकेशन, या ट्रांसक्राइबिंग, ठीक है, या डिक्नोसीना, या फिर एडमिनिस्ट्रिंग, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको लगता है इन स्टेज में से आपको सबसे ज्यादा जो एरर है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए प्रेस्क्राइब में, ट्रांसक्राइबिंग में या डिक्नोसीना में, इन सब में बहुत कम रेट है कि हमें क्या देखने को मिलता है, एरर देखने को मिलता है। लेकिन जब हम एडमिनिस्ट्रिंग की बात करें तो हमें बहुत बार एरर देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्या पता कोई डोज हमें 20 mg देने को मिली और हमें क्या है, हमने 10 mg दे दी, तो ये भी एक एरर होता है। ठीक है, पेशेंट के पास मेडिकेशन नहीं है, सिर्फ 20 mg हमें देना था, तो 20 mg में हमें 10 mg का हमारे पास वो पूरा रैपर था जिसमें से एक ही टैबलेट बची थी, तो यहाँ पे आपने 10 mg दे दिया, तो एडमिनिस्ट्रिंग में आपको क्या हुआ, एरर हुआ। तो ये एक क्राइटेरिया होता है कि एडमिनिस्ट्रिंग के टाइम पे ज्यादातर हमें एरर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच टर्म डिनोट नॉर्मल हार्ट रेट इन पेशेंट, यानी कि आपने ईसीजी में देखा होगा कि जो ईसीजी है उसमें कौन सा ऐसा क्या है हार्ट रेट है, नॉर्मल हार्ट रेट डिनोट करता है इनमें से, कि टैकीकार्डिया, ऑब्वियसली टैकीकार्डिया तो नॉर्मल हार्ट रेट नहीं डिनोट करेगा, साइनस रिदम या ब्रेडिकार्डिया या एसिस्टोल। तो ये तीनों ऑप्शन जो है यहाँ गलत है, क्योंकि टैकीकार्डिया में आपको बढ़ा हुआ मिलता है, ब्रेडिकार्डिया में आपको कम मिलता है, और एसिस्टोल जो है वो तो समझ लो जब डेड पेशेंट होता है तभी हमें देखने को मिलता है। तो जब यहाँ पे पेशेंट डेड होता है तब हमें एसिस्टोल शो होता है ईसीजी में। ठीक है, तो साइनस रिदम जो है वो डिनोट करता है क्या, हमारा नॉर्मल हार्ट रेट। ठीक है, नॉर्मल हार्ट रेट जो है वो डिनोट होता है किससे, साइनस रिदम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारा आता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ वाइटल साइन ऑफ पेशेंट बाय नर्सिंग प्रोफेशनल्स इज रिक्वायर्ड, यानी कि जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो वाइटल साइंस को पेशेंट के, तो क्या आपको रिक्वायर्ड होता है टू कीप पेशेंट, मतलब रिक्वायर्ड होता है रिकॉर्डिंग ऑफ वाइटल साइंस। ठीक है, तो क्या रिक्वायर्ड होता है, टू कीप पेशेंट हैप्पी, कि आप पेशेंट को खुश रखने के लिए क्या कर रहे हो, वाइटल साइन चेक कर रहे हो, या टू मॉनिटर द प्रोग्रेस एंड डिटेक्ट एनी एडवर्स इफेक्ट, कि आप मॉनिटर इसलिए कर रहे हो क्योंकि हम क्या कर सके, हम उस चीज को देख सके, डिटेक्ट कर सके कि कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है या इवेंट तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है, या फिर टू फिल द मेडिकल रिकॉर्ड, की बस मेडिकल रिकॉर्ड भरने के लिए हम क्या कर रहे होंगे, पेशेंट के वाइटल साइंस रिकॉर्ड कर रहे होंगे, या फिर टू हैव डेटा फॉर रिसर्च, कि किसी रिसर्च करने के लिए हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं पेशेंट का। तो ऑब्वियसली किसी पेशेंट को खुश रखने के लिए तो आप उसको नहीं करोगे। ठीक है, और यहाँ पे कोई मेडिकल रिकॉर्ड आप फिल करे जा रहे हो, उसके लिए पेशेंट का रिकॉर्ड क्या करना है, वाइटल साइंस, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, और रिसर्च के लिए भी नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं, वाइटल साइंस इसलिए चेक करते हैं कि कोई भी ड्रग पेशेंट को जा रहा है तो उसका कोई एडवर्स इफेक्ट उसके वाइटल साइंस पे ना देखने को मिले, यही मोटिव होता है वाइटल साइंस चेक करने का। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अ फीवर इज इंडिकेटेड व्हेन बॉडी टेम्परेचर राइज ओवर ओरल टेम्परेचर ऑफ, यानी कि आप कब कह सकते हो कि पेशेंट को फीवर है और पेशेंट ने ओरल टेम्परेचर लिया है, मतलब माउथ से उसने क्या किया है, टेम्परेचर लिया है। तो जब पेशेंट का टेम्परेचर 98.6 हो या 99.5, 97.8 या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मैं आपको बताऊं कि हम जब कैसे लेते हैं, जब हम ओरल टेम्परेचर लेते हैं, तो ना तो हमें ओरल टेम्परेचर जब हम लेते हैं ना तो उससे 1 डिग्री सब्सट्रैक्ट करना है, ना ही 1 डिग्री उसमें ऐड करना है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर आपका टेम्परेचर 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो डिक्लेयर हो जाएगा कि पेशेंट को फीवर है अगर उसने ओरली टेम्परेचर लिया है, क्योंकि यहाँ पे ये नॉर्मल रीडिंग है और ये कम है और ये ज्यादा है, तो ये वाला ज्यादा हमारा यहाँ पे बेटर ऑप्शन है
कि जैसे ही आप क्या करते हो, ओरली टेम्परेचर ले रहे हो, तो नॉर्मली अगर ये वाला भी डिग्री आ रहा है तो ये हमारा कंसीडर्ड किया जाएगा एज अ फीवर। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इन अ पेशेंट द फ्लूइड बैलेंस इज इंडिकेटेड बाय, यानी कि एक पेशेंट है जिसमें हमें क्या देखना है, फ्लूइड बैलेंस। तो वो किस चीज से इंडिकेट होगा, मॉनिटर वेट, कि हम पेशेंट का क्या करें, बॉडी वेट मॉनिटर करें, फिजिकल एग्जामिनेशन से, या इनटेक आउटपुट चार्टिंग से, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि हाँ वेट मॉनिटर से हमें फ्लूइड इम्बैलेंस बैलेंस का पता चलता है, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। फिजिकल एग्जामिनेशन से होगा कि हम क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन में स्किन टर्गर चेक करते हैं। ठीक है, स्किन टर्गर चेक करने का मतलब क्या होता है कि जब हम पेशेंट की स्किन टर्गर चेक करेंगे इस तरीके से, तो जो इसका वापस अपनी जगह जाने का टाइम होगा वो बहुत कम होगा। तो ये हमें क्या करेगा, डिनोट करेगा कि वाटर इम्बैलेंस यानी कि फ्लूइड इम्बैलेंस है बॉडी में। ठीक है, यहाँ पे इनटेक आउटपुट चार्ट की जो इनटेक आउटपुट है, जितना वो ले रहा है उतना आ नहीं रहा या आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे ये डिनोट होता है। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन क्या है, डिनोट कर सकते हैं किस चीज को, वाटर फ्लूइड बैलेंस को। ठीक है, तो ऑप्शन बी डी जो है वो करेक्ट होगा कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थीम ऑफ द ईयर नर्सेस डे, यानी कि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। 2024 की थीम क्या है, 25 की क्या थी, मतलब 25 की क्या है, 24 की क्या थी, या 22 की क्या थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है थीम ऑफ द ईयर नर्सेस डे 22। तो 22 की जो थीम थी वो कौन सी थीम थी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें हमारी 22 की जो हेल्थ थीम थी, जो कि किसने दी थी, WHO ने, तो वो हमारी थीम थी अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट टू सोर्स ग्लोबल हेल्थ। तो ये कब थी, 22 की हमारी हेल्थ थीम थी, जो किसने दी थी, WHO ने। और हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट होता है, 7 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि द नर्सेस डे टू सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट, किस चीज के लिए हम क्या करते हैं, नर्सेस डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या मोटिव है वो सबको पता है कि क्यों हम नर्सेस डे सेलिब्रेट करते हैं, कि फाउंडेशन डे फॉर इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग, कि नर्सिंग काउंसिलिंग का फाउंडेशन डे है, या एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल बर्थ, या एनिवर्सरी ऑफ मदर टेरेसा बर्थ, या फिर एनिवर्सरी ऑफ डे ओपनिंग ऑफ फर्स्ट साइंटिफिक नर्सिंग स्कूल। तो इनमें से हमें ऑब्वियसली पता है कि हम जो नर्सेस डे है जो कि कब सेलिब्रेट किया जाता है, 12 मई एवरी ईयर। ठीक है, 12 मई को हम नर्सेस डे सेलिब्रेट करते हैं। और वो क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उनका बर्थ उस दिन हुआ था। तो एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल बर्थ के लिए हम उसको नर्सेस डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि डेफिनेशन ऑफ हेल्थ गिवन बाय WHO इंक्लूड फॉलोइंग डायमेंशन एक्सेप्ट, किसको छोड़ के जो WHO की डेफिनेशन है, मतलब WHO ने डेफिनेशन दी थी किसकी, हेल्थ की, तो यहाँ पे कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो उसमें इंक्लूडेड नहीं होता, तो मेंटल, फिजिकल एंड सोशल। हाँ, ये तीनों चीजें जो हैं इनकी हेल्थ की बात की जाती है किसमें, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ में डिफाइन करने के लिए। ठीक है, जो कि किसने दी थी, WHO ने दी थी। यहाँ पे जो वोकेशनल ऑप्शन है वो एक रॉन्ग ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि ये हमारा पार्ट नहीं होता है किसका, हेल्थ की डेफिनेशन का, जो WHO ने हमें दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अफेक्टेड बाय लाइफस्टाइल बिहेवियर एक्सेप्ट, यानी कि ये सारी की सारी जितने ऑप्शन है इनमें से सब के सब अफेक्ट होते हैं किससे, लाइफस्टाइल बिहेवियर से। जो आपकी लाइफ स्टाइल होता है, खाने का तरीका, रहने का तरीका, आपकी गुड हैबिट्स, आपकी बैड हैबिट्स, ये सब अफेक्ट करता है डिजीजेस किसी एक को छोड़ के। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर, हाइपरटेंशन, या टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस। तो
तो यहाँ पे अगर बात करें जो हमारा कार्डियोवास्कुलर डिजीज है वो लाइफस्टाइल पे जरूर से क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपका ईटिंग कैसा है, ठीक है, आपका क्या अल्कोहल इसमें आ जाता है, स्मोकिंग आपका आ जाता है, ठीक है, ये सारी चीज, आपका स्लीप पैटर्न, ठीक है, स्लीप पैटर्न यहाँ देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि आपका डाइट पैटर्न क्या है, आप कैसे ऑयली फूड, ठीक है, या फ्राइड फूड जो है ज्यादा कंज्यूम करते हो। तो ये सारी चीजें क्या है, आपकी लाइफस्टाइल बेसिस पे है। एक्सरसाइज आप करते हो या नहीं करते हो, ठीक है, एक्सरसाइज, ये सब डिपेंड करता है इन सब पे। तो कार्डियक वास्कुलर डिजीज जो है वो डिपेंड करती है आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। कैंसर, ऑब्वियसली कैंसर करेगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप स्मोकिंग करते हो, अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। और हाइपरटेंशन, ऑब्वियसली जब आप क्या करते हो, फैटी फूड खाते हो, अल्कोहल खाते हो, तो हाइपरटेंशन की दिक्कतें ज़्यादा है। आपकी जो डाइट है उसमें सॉल्ट ज़्यादा होता है, तो ठीक है। बस यहाँ पे जो एक चीज़ है दैट इज टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस। तो ये जो टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस है ये हमें कब देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है जब बेबी जो है, यानी कि जब बच्चा जो है इन चिल्ड्रन, ठीक है, ये जो चिल्ड्रन है इसमें बहुत कॉमन देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन सीन इन चिल्ड्रन, जो कि आपको कब से, जो बच्चा है उसमें जो बीटा सेल्स है, ठीक है, जो हमारा बीटा सेल्स है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है या फिर खत्म हो जाता है, डिक्रीज होता है या एब्सेंट ऑफ बीटा सेल्स। बीटा सेल्स का फंक्शन क्या होता है, इंसुलिन प्रोडक्शन का, ठीक है, इंसुलिन प्रोडक्शन क्या करती है, बीटा सेल करती है। तो जब बीटा सेल ही हमारी बॉडी में नहीं होगी तो इंसुलिन का क्या होगा, कम प्रोडक्शन होगा, जिसके वजह से हमें डायबिटिक मेलाइटस देखने को मिलेगा टाइप 1, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा डी है दैट इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा है कि हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज दैट कैन बी रेगुलरली प्रैक्टिस्ड बाय नर्सेज इंक्लूड। ऐसी कौन सी हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज है जो क्या है, रेगुलरली प्रैक्टिस की जाती है बाय नर्सेज। तो मोटिवेटिंग पेशेंट फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल बिहेवियर, की आपके जो नर्सेज हैं वो आपको मोटिवेट करे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। या रेगुलरली साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ऑफ पेशेंट, की रेगुलर आपकी जो पेशेंट है उनकी साइकोलॉजिकल क्या की जाए, काउंसलिंग, या काउंसलिंग ऑफ फैमिली मेंबर्स की काउंसलिंग की जाए, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो रेगुलरली किया जाता है वो इनमें से सारे के सारे ऐसे ऑप्शन हैं कि जो रेगुलरली किए जाए। क्योंकि आप देख लो कि आप क्या करते हैं, नर्सेज क्या करती है, मोटिवेट करती है पेशेंट को। जो पेशेंट क्या करते हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, या उनकी डाइट अच्छी नहीं है, या उनका लाइफस्टाइल या जीने का तरीका एकदम खराब हो चुका है और उनको क्या हो रहा है, डिजीजेस हो रही है, तो ये नर्सेज जो है वो उनको मोटिवेट करती है कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर बात आए कि कोई पेशेंट जो है वो डिप्रेस्ड है या उसको ऐसा लग रहा है कि अब उसकी लाइफ में कुछ नहीं बचा, तो नर्सेज क्या करती है, उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करती है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। काउंसलिंग ऑफ फैमिली मेंबर, अब ये भी जरूरी है कि जब पेशेंट के साथ साथ फैमिली मेंबर्स की काउंसलिंग जरूरी होती है, क्योंकि जो पेशेंट है उसको तो ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें समझ आए, कुछ वो स्किप कर जाए, क्योंकि अभी उसका क्या हो रहा है, जो समझने का, क्योंकि वो बीमार है तो वो थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे जो नर्सेज है वो कंटिन्यू क्या करती है, काउंसलिंग करती है फैमिली मेंबर्स की भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द यूरिनरी आउटपुट ऑफ पेशेंट इन द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ, यानी कि यूरिन आउटपुट किस में बेस्ट इंडिकेट हो सकता है, तो सिवियरिटी ऑफ यूटीआई, यानी कि यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है उसकी सिवियरिटी से, या लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में ऑब्वियसली आप जीसीएस चेक करते हो पेशेंट का, ग्लासकोमा स्केल, ठीक है। यहाँ पे आपका यूरिनरी या यूरिनरी आउटपुट से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। या स्टेटस ऑफ किडनी फंक्शन, की आप किडनी फंक्शन का स्टेटस चेक करो, या स्टेटस ऑफ मेडिकेशन। तो ऑब्वियसली हमें पता है
कि जो यूरिनरी आउटपुट है वो अच्छा अगर इंडिकेट होगा तो वो हमारा किससे होगा, KFT से होगा, यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट से होगा, क्योंकि यहाँ पे जो किडनी है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, नेफ्रॉन हमारे प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, यूरिन का प्रोडक्शन करते हैं, यूरिन प्रोडक्शन वो करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन अ पेशेंट कैन बी इजीली असेस्ड बाय, यानी कि जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो किससे इजीली असेस हो सकता है, तो ब्लड प्रेशर से, पल्स रेट से, यूरिनरी आउटपुट से, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली अगर हमारी बॉडी में क्या होगा, ज्यादा फ्लूइड होगा तो क्या इंडिकेट होगा, हाइपरवोलेमिया, ठीक है, हाइपरवोलेमिया होगा तो हाइपर टेंशन हमें देखने को मिलेगा। वहीं अगर डिक्रीज फ्लूइड होगा तो हाइपोवोलेमिया होगा, ठीक है, हाइपोवोलेमिया के वजह से क्या होगा, हाइपोटेंशन हमें देखने को मिलेगी। हाइपोटेंशन मतलब बीपी जो है वो कम देखने को मिलेगा, ठीक है। यही ब्लड प्रेशर पे डिपेंड करता है पल्स रेट और यूरिन आउटपुट भी, यानी कि ये तीनों के तीनों ऐसे क्राइटेरिया है जो हमें क्या बताएंगे, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। यूजिंग ग्लव्स इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी, कि जो ग्लव्स है वो मैंडेटरी है यूज करना इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट केयर एक्टिविटीज, यानी कि इनमें से कोई एक ऐसी एक्टिविटी करने से पहले आपको मैंडेटरी है क्या करना, ग्लव्स पहनना। तो कौन सी हो सकती है, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, पेरिनियल केयर आफ्टर चाइल्ड बर्थ, या फिर फिजियोथेरेपी या रिकॉर्डिंग वाइटल्स। तो जब आप मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप क्या करो, ग्लव्स पहनो, इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। जरूरी तो हर चीज में होता है, पर यहाँ पे अगर आपको एक सिलेक्ट करने को दिया जाए तो आप कौन सा करोगे, तो ये ऑप्शन कट जाता है, फिजियोथेरेपी। आपको फिजियोथेरेपी करनी है, एडक्शन एबडक्शन कराना है पेशेंट को, तो कोई नेसेसरी नहीं है कि आप क्या करो, ग्लव्स को वियर करो, ठीक है। वाइटल साइंस रिकॉर्ड करने में कोई नेसेसरी नहीं है, लेकिन जब आप क्या करते हो, पेरिनियल केयर दे रहे हो आफ्टर चाइल्ड बर्थ, तो वहां पे ग्लव्स पहनना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ग्लव्स नहीं पहनोगे तो इन्फेक्शन का चांसेस इंक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पे आपको स्टेरिलिटी मेंटेन करना जरूरी है, इसीलिए पेरिनियल केयर जब आपको देना है तो आफ्टर चाइल्ड बर्थ आपको क्या करना है, ग्लव्स पहनना मैंडेटरी है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट इज एनीवेयर बिटवीन, यानी कि नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट क्या होता है, तो हमें पता है कि 1 ml पर kg पर आवर, यानी कि आपका ये नॉर्मल यूरिन आउटपुट का जो वैल्यू है वो है 1 ml 1 किलो और 1 घंटा, यानी कि अगर कोई इंसान क्या है 50 किलो का इंसान है तो 1 ml आएगा उसका 1 kg पे और 1 घंटे में, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल जो यूरिन आउटपुट का वैल्यू है वो हो सकता है। तो यहाँ पे हम अगर बात करें तो ये हमारा कुछ ऑप्शन दिस वन इज करेक्ट कि 0.5 to 1.5 ml, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ेगा, जो मिलता जुलता होए ऑप्शन वो ही हमें करेक्ट करना है। एज सच आपको एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट नहीं दे देंगे कि हाँ ये वैल्यू है ये सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जो रीडिंग है उसको आसपास का जो चीजें हैं वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, कि इनमें से कौन सा ऐसी चीज है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, तो विटामिन ए, जिंक एंड विटामिन सी, सबको पता है ये क्या है, हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट है। जो प्रोटीन हमारा है वो क्या होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। जो हमारा प्रोटीन है वो किसके अंडर आएगा, मैक्रोन्यूट्रिएंट कैटेगरी के अंडर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा
करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो आज का सेशन आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि जीएमसीएच चंडीगढ़ का जो पेपर है उसमें 70% बेसिक क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 30% एक प्रैक्टिकल सिनेरियो बेसिस आपका आने वाला है। तो एग्जैक्ट मैं आपको बता दूं कि सब कुछ आपको ओवरऑल में यानी कि 70% में भी क्वालिफाई करना है, 30% में भी क्वालिफाई करना है, तभी आप एक अच्छा नंबर लेके एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। और भी सेशन आएंगे आपके 29 जून तक रिलेटेड टू जीएमसीएच प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो बने रहिए जीडीसी नर्सिंग क्लासेस के साथ, क्योंकि हम लाते रहेंगे इन्हीं तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी, वहां पे भी आपको डेली बेसिस पे अपडेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।